नहीं क्या? आता नहीं क्या? 4, कोई बात नहीं। हाँ आ जाओ। देखो, आपका काम मेहनत करना है, वो अपने आप आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? क्या हुआ है? लेक्चर नंबर कौन सा है? 5। हेडिंग? हाँ, इंट्रोपी पढ़ा दी है। अच्छा, कितना पढ़ा दिया यार? वर्क पढ़ा दिया था। मुझे याद है कि तुम्हें इंट्रोपी पढ़ानी थी, कि पढ़ा दी है। अभी इंट्रोपी बाकी है, वही मैं भी कह रहा था, अभी खत्म नहीं है। नहीं, स्टार्ट नहीं, कम से कम 80% खत्म हो गया। हाँ, देखो बच्चों, अब आप लोगों को बताता हूं कि इंट्रोपी में हम लोग कहां तक थे। इंट्रोपी की डिफिनीशन बता दी थी, बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए थे, फिर इंट्रोपी कैसे निकालोगे वो बता दिया था आपको। इंट्रोपी साइक्लिक 0, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। एडियाबैटिक प्रोसेस की 0, क्योंकि Q इक्वल टू 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज 2.3032 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल या P इनिशियल अपॉन P फाइनल, प्रेशर के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में। फिर हमने आइसोकोरिक की बता दी थी, इंट्रोपी चेंज इक्वल टू 2.3032 NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। फिर आइसोबैरिक की बता दी थी 2.3032 NCP। आइसोकोरिक में CV है और आइसोबैरिक में CP है ना, NCP log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। इतने प्रोसेस की इंट्रोपी पढ़ा चुका था। तो यदि आप इन सबको देखो तो आपके पास 7-8 फार्मूले हो चुके इंट्रोपी में। एक तो मेन फार्मूला DS इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। फिर 4 ये फार्मूले, 5 प्रोसेस है हमारे पे, पांचों के फार्मूले, उसमें से 2 की वैल्यू 0 थी। अब जरा देखो इंट्रोपी, और कि अब इंट्रोपी किस चीज की पढ़नी है, तो जरा गौर से समझिएगा कि अब हम लोग इंट्रोपी किस चीज की पढ़ने जा रहे हैं और कैसे करना है। इंट्रोपी चेंज ऑफ फेज ट्रांजिशन, इंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, इंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या है जरा समझो। आपने कहा है अभी तक प्रोसेस की इंट्रोपी पढ़ी है, आइसोथर्मल की इंट्रोपी चेंज क्या होगा, एडियाबैटिक की इंट्रोपी चेंज क्या होगा, साइक्लिक की क्या होगा, आइसोकोरिक की क्या होगा, आइसोबैरिक की क्या होगा। अब यदि आप अच्छे से नजर मारो तो इंट्रोपी में कितना सारा कंटेंट है।
थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम यही है कि हर हेडिंग में बहुत सारा कंटेंट है और कलेक्टिवली वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और डेली बच्चा रिवाइज करता नहीं है तो वो भूलता है। 10 पॉइंट में से 5 याद है, 5 गायब है। 10 पॉइंट में से 6 याद है, 2 गायब है। इस वजह से वो क्या है, उसको कंफ्यूजन ज्यादा होता है। और थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, फार्मूला बेस्ड होता ही नहीं है। फार्मूला पर बेस्ड बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, और आता भी है तो डिट्टो फार्मूले पे बस वैल्यू डालनी होगी। मतलब जरा सा भी फार्मूला बेस्ड हुआ तो जरा सा भी नहीं घूमेगा, सीधा फार्मूले पे वैल्यू डाल दो। नहीं तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। जैसे अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कराए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट ही बेस्ड रहे, फार्मूले बेस्ड बहुत ही कम कराए, क्योंकि पेपर में ही आते हैं। और इसी वजह से बच्चों को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि फार्मूला बेस्ड है नहीं, उन्होंने तो फार्मूला रट के बैठ गए, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सब गायब है, उनसे उनको लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो फार्मूले से क्वेश्चन बनना होगा। फार्मूले से नहीं बनेगा, इसका क्वेश्चन वही छोटे छोटे पॉइंटों से बनेगा जो हर हेडिंग के नीचे लिखाए जा रहे हैं। 5, किसी में 5 लिखाता हूँ, किसी में 7 लिखाता हूँ, ऐसे ही लिखा रहा हूँ हर एक में। अब इंट्रोपी में क्या है, इंट्रोपी में फार्मूले भी है। यदि क्वेश्चन आया तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो कर लोगे, मगर कहां कहां से आता है? एक तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से आता है। इसीलिए आप देखो कम से कम 10-15 एग्जाम्पल दिए होंगे कल कि हाँ भाई किस सिचुएशन में इंट्रोपी कैसे होगी। तो 15-20 एग्जाम्पल, डिफिनीशन में 2 मिनट लगे, एग्जाम्पल में हम लोगों ने लगाए 30-35 मिनट। अब फिर प्रोसेस की इंट्रोपी निकाली तो वहां पर आपके पास 3-4 फार्मूला आ गए कि साइक्लिक में तो 0 ही हो गई, एडियाबैटिक में 0 ही हो गई, आइसोकोरिक का फार्मूला आया, आइसोबैरिक का फार्मूला आया, और आइसोथर्मल का फार्मूला आया। अब कुछ और फार्मूले आएंगे, देखो कैसे। इंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, इसका मतलब अब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ऐसा। अब जरा देखो, हमारा जर्नल फॉर्म था ये, मैंने कहा था इंट्रोपी का एक ही फार्मूला होता है, क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस। इसी से हम सारे फार्मूले ड्राइव करते हैं। और ये क्या होती है? हीट नहीं होती है, हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस। मतलब ऐसे प्रोसेस की हीट रखनी है जो रिवर्सेबल प्रोसेस हो, हीट की वैल्यू नहीं डालनी है इस फार्मूले में। इस फार्मूले में वो वैल्यू डालनी है जो रिवर्सेबल प्रोसेस की हो, रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट की वैल्यू डालनी है। वैसे ये सारी बातें मैं कल पढ़ा चुका हूं, रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट की वैल्यू डालनी होती है इसमें। अब जरा देखो, फेज जब ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है? सबसे पहले यदि मान लो हम बात करते हैं वेपराइजेशन की, कि भाई वेपराइजेशन की बात कर लें, तो जब आप वेपराइजेशन की बात करते हो तो क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और जितने भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है सब इक्विलिब्रियम पे है। आप चेक कर लो, तालाब में जो पानी है वेपराइज हो रहा है तो कंडेंस भी तो हो रहा है। टेम्परेचर कम होने पर वेपर जो है वो पानी में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से सुबह देखो, आप लोग सुबह सुबह आओ साइकिल से तो स्वेटर वेटर सब गीले हो जाते हैं। इधर नहीं होंगे, गांव की साइड में होंगे, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा है। तो वाटर ड्रॉपलेट कम है और पोल्यूशन के पार्टिकल ज्यादा है, जिसकी वजह से स्वेटर गीला नहीं होता है। हम लोगों के टाइम पे यदि सर्दी में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कोचिंग है, मैं जाता तो वही 6 बजे, 5:30 से 6 के बीच में साइकिल से, तो वो स्वेटर पूरा गीला हो जाएगा, ओस उसमें पूरी चढ़ जाएगी पूरी तरह से, वाटर ड्रॉपलेट। अभी जो होता है सूखा कोहरा होता है, जैसे आप लोग देख रहे हो कल ज्यादा था आज कम है, वो सूखा कोहरा है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट बहुत कम है। उसका रीजन है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से पोल्यूशन नीचे आ गया, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट कम है, जिसकी वजह से सूखा कोहरा होता है, आंखों में लगता है और इरिटेशन करता है, और आपको अच्छा एटमॉस्फेयर फील नहीं होता है। मगर उस समय जो कोहरा होता था हम लोगों के टाइम में, उसमें वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से वो पूरा गीला होता था। तो आपको मौसम में ऐसा नहीं लगेगा कि ड्राइनेस टाइप की फील हो, ईचिंग टाइप की आंखों में हो, ऐसा नहीं। मस्त मौसम रहता था, पूरा गीला हो जाएगा स्वेटर आपका पक्का, मफलर उफलर सब गीले हो जाएंगे, जाते जाते ऊपर की लेयर हल्के हल्के लग जाते थे। और गांव साइड में अभी भी लग जाते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उधर पोल्यूशन नहीं है, इधर तो पोल्यूशन है। ठीक है, बात सब लोग दिल्ली की करते हैं, पटना में भी उतना ही है, कानपुर यूपी के तो हर शहर में उतना ही है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आपका आगरा हो, इलाहाबाद हो, अलीगढ़ हो, सब में उतना ही है। बस थोड़ा बहुत डाटा में ऊपर नीचे होगा, मगर वो राजधानी है तो हम लोग बात कर रहे होते हैं दिल्ली की, गुड़गांव की, नोएडा की।
वहां तो वही है, उतना ही वैल्यू यहाँ पर भी है। आप पटना की वैल्यू निकाल के देख लेना, अभी तो मान लो पोल्यूशन खत्म हो गया क्योंकि सब नीचे बैठ गया, मगर देखना तो लगभग वही होगा जो दिल्ली का होगा, मगर इस यहाँ की चर्चा कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पर सरकार है, हाईटेक सिटी है, तो वहां की चर्चा हो रही है, यहाँ की नहीं करता है कोई। तो इसी तरह से हमें यहां पर भी करना है। तो ये प्रोसेस क्या है, जितने भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस हैं सब इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। लिक्विड वेपर में भी जाता है, वेपर कंडेंस भी होता है, बस डायरेक्शनल कि किसी डायरेक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा लिक्विड वेपर में जा रहा है, कंडेंस कम हो रहा है, ऐसा हो सकता है, मगर सारा का सारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे चलता है, चाहे वो क्या हो, वेपराइजेशन हो। अब इस प्रोसेस में हीट देनी पड़ेगी कि निकलेगी? आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी, और इसकी हीट को कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। तो जरा देखो ये है। अच्छा, लोगों ने कहा ठीक है यार, कह रहे हो मान लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा फ्यूजन, जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं, है ना, सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो एंडो होगा कि एक्सो? लिक्विड का मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है, रिलेटिव ट्रेवल करता है ना, और सॉलिड का मॉलिक्यूल ट्रेवल नहीं करता है। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कम करनी है। अब कम करनी है तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये हुआ हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों ने कहा ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद आ गया सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या होता है? तो हम लोग सॉलिड से गैस में जाते हैं, मतलब वेपर में जाते हैं। अब ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक, है कि नहीं? सॉलिड में वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है, सॉरी मूवमेंट नहीं है। अब उसको मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो मूवमेंट कर पाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम हर एक में है। अब जरा देखो, जरा इसको कह देते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे भी अलग से। अब जरा गौर से समझिए, ये सारे प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, ये सारे प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे हैं तो क्या ओपन वेसल में होते हैं कि बंद वेसल में होते हैं? ओपन वेसल में। जितना भी प्रोसेस है सब ओपन वेसल में है, नहीं तो डेल्टा एच कैसे लिख रहे हो? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज, तो तुम डेल्टा एच कैसे लिख सकते हो? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि इंथैल्पी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। इंथैल्पी कब से रिलीज करने लगे हम लोग? हमने तो बस ये कहा कि इंथैल्पी जो है H इक्वल टू यू प्लस पीवी है। फिर मैंने कहा चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज इन इंथैल्पी क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चेंज इन इंथैल्पी तो लिखा है सब में, इसका मतलब ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। इसका मतलब इन सारे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, सारे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस फार्मूले को अब मैं इस पे अप्लाई करता हूं। अगले पेज पे जरा गौर समझिएगा कैसे अप्लाई करता हूं। तुमने कहा कि फेज ट्रांजिशन की इंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो मैंने कहा यार इतना होगा। हमारे पास फार्मूला तो यही है, और कोई फार्मूला तो है नहीं, क्योंकि जितने भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहे हैं, और साथ साथ में इक्विलिब्रियम पे भी है। तो इक्विलिब्रियम पे होने की वजह से वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था? जो हमेशा इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट हो। ध्यान दो, रिवर्सिबल प्रोसेस की डिफिनीशन पढ़ाई थी, ध्यान है? रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे रहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता, डायरेक्शनल रहता है। तो यदि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यदि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इसका मतलब रिवर्सिबल भी है। तो ds इक्वल टू आ गया क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी, और इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो डेल्टा एच। क्यों? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एच किसका है? ट्रांजिशन का है। अब मान लो आप क्या कर रहे हो? वेपराइजेशन कर रहे हो,
तो इसका फार्मूला ये आ जाएगा, गौर से देखिएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन कर रहे हो तो वेपराइजेशन वाला प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रोसेस होता है। तो देखो फार्मूला ये बना। तो बच्चों ने कहा क्यू की जगह आपने डेल्टा एच लिखा कैसे? बस हमने क्या किया, क्यू की जगह डेल्टा एच ही तो डाला है। तो इसलिए डाला है कि ये सारा का सारा प्रोसेस रिवर्सेबल है, हमें रिवर्सेबल की हीट रखनी है। और ये जो डेल्टा एच दिया है ये आंखों का धोखा है, क्योंकि डेल्टा एच का मतलब ही होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हीट ही तो लिखी है, तो इस हीट की वैल्यू लिख दी। अब इसका फार्मूला क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है, हर जगह पे यही लिख देना है। अब क्रिस्टलाइजेशन किस पे होगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होगा। इसी तरह से इसको क्या करना है, इसका भी फार्मूला यही लिख देना है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का कोई टेम्परेचर नहीं होता है, तो जिस टेम्परेचर पे वो सब्लिमेशन कराएगा उस टेम्परेचर को लिख देंगे हम लोग। तो देखो ये तीन फार्मूले आ गए। अब तीनों फार्मूले में आपको ध्यान क्या रखना है कि तुम कैसे याद रखो। तुमको बस इतनी बात याद रखनी है कि जिस प्रोसेस की बात कर रहे हो उसका डेल्टा एच रख देना है डिवाइडेड बाई टी। वेपराइजेशन है तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। फ्यूजन है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी। सब्लिमेशन है तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाई टी। मान लो मेल्टिंग हो तो इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग डिवाइडेड बाई टी। तो उस प्रोसेस में जो भी हीट रिलीज हो रही होगी वही डेल्टा एच है, वही हमारी क्यू है। तो अब हमारे पास यदि फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा तो इस तरह से हम चीजों को निकालेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, पहले बताया 5 प्रोसेस का डेल्टा एस, कि साइक्लिक प्रोसेस है तो 0 क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन की वैल्यू किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगी, है ना। फिर बताया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि क्यू 0 होता है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फार्मूला प्रूफ किया हम लोगों ने, ds इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग, ठीक है, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। हाँ, प्रेशर के फॉर्म में p इनिशियल अपॉन p फाइनल। फिर आइसोकोरिक के फॉर्म में फार्मूला प्रूफ करके लाए, ds इक्वल टू 2.303, ठीक है, NCV log t फाइनल अपॉन t इनिशियल। आइसोबैरिक के फॉर्म में इसी फार्मूले में बस सीवी की जगह सीपी कर देना है। अब हम इसके बाद ये ले आके आए, जब यदि कहीं फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। ये का मतलब यही फार्मूला है। बस आपने क्या किया है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज। तो आपने इसकी जगह बस इंथैल्पी डाल दी है, और कुछ थोड़ी किया है। देखो अब भाई वेपराइजेशन है तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गई, सब्लिमेशन है तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गई, फ्यूजन है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गई, मेल्टिंग है तो इंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग हो गई। मान लो कहीं पर आइसोट्रोपिक चेंज हो, ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ आइसोट्रोपिक चेंज हो जाएगा। जो प्रोसेस दिया होगा उसकी जो भी वैल्यू दी होगी बस ऊपर डाल देना है। अब बात आई कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जरा देखो इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, हाँ छापेंगे भी और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ बेटा पूछो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? हाँ हाँ देखो, वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा क्यों नहीं, वहां तो मैं बता के आया था बैच 2 में। आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था कि कोई बच्चा पूछेगा तब बताऊंगा, नहीं तो लास्ट में मैं खुद बताऊंगा। देखो इस बच्चे की पहले बात बता दूं, क्योंकि आधे बच्चे समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये पूछ क्या रहा है। आप यदि कल की कॉपी देखो तो सबसे पहले लिखाया है इंट्रोपी डिफिनीशन बताई, फिर मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी बढ़ेगी, ये लिखाया है। और एक ये लिखा रखा है ऊपर फार्मूला। अब दोनों में देखो जरा, ये रहता फैलने वाली चीज है। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिखे बैठे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी लिखे बैठे हो, है कि नहीं? तो मूड तो खराब हो गई, कंफ्यूजन तो आई गई। इसका मतलब या तो गलत लिखा है कहीं एक जगह, और ये दोनों जगह सही लिखा है, तो प्रूफ कैसे करोगे कि ये दोनों जगह सही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो जरा देखो, अब आप इस बात को समझाता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखो। ये इंट्रोपी है,
एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये इंट्रोपी चेंज है। अब दोनों से क्या डिफरेंस आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो अपने आप पकड़ ले जाओगे। मान लो किसी की इंट्रोपी, ठीक है, किसी की इंट्रोपी 10 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के मैंने 150 किया, इंट्रोपी बढ़ के हुई 15, तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंट्रोपी बढ़ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, चेंज इन इंट्रोपी कितना आया, 5। भाई फाइनल हमारी 15 है, इनिशियल हमारी 10 थी, तो चेंज आया 5। अब मैंने टेम्परेचर किया 200, इंट्रोपी बढ़ के हो गई 18, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इंट्रोपी बढ़ रही है, 15 से 18 हो गई है, तो बढ़ ही रही है। क्लियर है? अब चेंज कितना आया, 3 है कि नहीं, तो चेंज 5 था 3 हो गया, डिक्रीज कर रहा है। और आगे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर किया 250, इंट्रोपी हो गई जाके हमारी 20, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंट्रोपी बढ़ रही है। चेंज कितना आया, 2, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, चेंज कम होता चला जा रहा है, तो ये चेंज लिखा है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, मगर चेंज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिफरेंस। तो ये डीएस लिखा है, चेंज लिखा है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो दोनों में डिफरेंस समझ पाए किस बात का है। और इसका एक जगह पे और मैंने, मतलब एक जगह और आया है ये बात, लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, मगर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि दोनों में क्या वैल्यू में डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर भी ये कंफ्यूजन आता है कि यार सर ने रहता फैला रखा है, उधर तो कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर मानते हैं, है कि नहीं। मगर वहां पे भी माइन्यूट डिफरेंस है कि दोनों बातें किसके लिए बोली गई हैं। वहां पर भी हमने बताया है कि एक ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट की जब बात की जा रही है तो दो लिक्विड में कंपेयर की बात की जा रही है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है जो इसने पूछा है, कर लोगे, अब समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब बात आती है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, गौर समझिए। मैंने कहा भाई वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा दिया आपको, द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, the enthalpy of vaporization of water is प्लस, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 200 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोसेस। ऑप्शन बना दिए, 200 किलो जूल है, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन बना दिया, ठीक है, 2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन बना दिया 1 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, और नन ऑफ दीज। अब जरा देखो, ये एक ट्रांजिशन फेज है, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है नहीं। अब तुमने इंट्रोपी चेंज पूछा है, तो ट्रांजिशन का इंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी। अब ये वेपराइजेशन है तो इंथैल्पी आप वेपराइजेशन यहां डाल देंगे, उसकी वैल्यू कितनी है। अब वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पे चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फिर गलती 100 नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो हमेशा केल्विन में। यदि कोई और लिक्विड हुआ, बच्चा ये पूछ सकता है कि यार कोई और लिक्विड हुआ तो फिर बॉइलिंग पॉइंट देगा, वाटर में भी दे देता है, वो दे देता है। मगर मान लो कोई और हुआ तो पक्का देगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी का किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं है, सिर्फ 2 को ही याद है,
एक वाटर का, एक इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ाना पड़ता था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, फिजिकल में तो अब भी नहीं पढ़ाना पड़ता। 78 तो अब से याद है, तो याद है, तो याद है। अच्छा देखो ये आया, अब यहां पर अभी आपको फंसाएगा कहां मैं बता देता हूं। आंसर तो निकल आया, बात खत्म हो गई, फंसाएगा कहां? वो ऐसे कहेगा, देखो 2 मोल वाटर, जैसे इस क्वेश्चन को और टफ करना है तो मैंने कहा 2 मोल वाटर वाइपराइज हो रहा है और आइस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 200 किलो जूल है। कैलकुलेट इंट्रोपी चेंज, और इंट्रोपी चेंज के ऑप्शन में परमोल 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 लिखा है। अब आपके पास जो इंथैल्पी है वो 2 मोल की है। मैंने कहा 2 मोल वाटर वेपराइज्ड एंड रिक्वायर्ड एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज दिस। तो भैया तुमने 2 मोल पानी को वेपर में कन्वर्ट किया है, तो 2 मोल पानी को वेपर में कन्वर्ट करने की इंथैल्पी दी है, और भाई ने यहां पर मोल छाप रखा है, इसका मतलब वो 1 मोल की निकाल रहा है। तो तुम्हें 1 मोल की इंथैल्पी रखनी पड़ेगी ना, जब इंट्रोपी 1 मोल की निकल रही है तो इंथैल्पी भी 1 मोल की रखनी पड़ेगी। यहां पे हमने क्या किया था, 1 मोल की ही दी है, चेक करो। तो यहां पर भी पर मोल है, यहां पर भी पर मोल है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन को टफ करना है ना, तो सिंपल सा इसमें बस हम जोड़ देंगे, ठीक है, कि 2 मोल लिक्विड वाटर वेपराइज एंड गेन इतनी एनर्जी, और वहां पे ऑप्शन पर मोल में दे रखे होंगे, तो तुम क्या करोगे, सीधा उठाओगे यहां मार दोगे। मगर वो 2 मोल की वेपराइजेशन है, तो 2 मोल की इंट्रोपी चेंज निकली, और ऑप्शन में पर मोल लगा रखा है, तो 2 मोल की निकाल के पर मोल बनाने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, 2 मोल कितनी तो 1 मोल की कितनी। तो ऐसा टफ क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा कर सकता है, तो इतनी बात ध्यान रखना, नहीं तो यही फार्मूला बेस्ड है। आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आज तक 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 से 4 बार नीट में, 3 से 4 बार। कल मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं वो क्वेश्चन ला नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि एक पीपीटी से दूसरी पीपीटी में डालने थे, तो कल एमडी सर की फ्लाइट ही कैंसिल हो गई कोहरे की वजह से, तो वो आए नहीं। मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं आया हूं, तो उन लोगों के लैपटॉप से कर लेता था, क्योंकि मेरे पास डाटा तो रहता ही है। मगर अब प्रॉब्लम क्या है, वो आए नहीं तो मैंने किया नहीं, नहीं तो मैं इसके पीवाईक्यू भी करा देता कि 4 से 5 पीवाईक्यू जो हमेशा आते हैं। ये देखो डाटा तो मेरे पास रहता है, मगर वो नहीं है, लैपटॉप नहीं था। तो 4 से 5 पीवाईक्यू डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल बस फार्मूला ही लगाना है, ऐसे ही आए हुए। 2013 में आया है, कोई 2017 में आया है, कोई 2022 में आया है, तो ध्यान रखना इस पर क्वेश्चन आएगा और सिर्फ फार्मूला मारना है। हाँ, यदि वो घुमा पाया तो कहां घुमाएगा मैं वो भी बता के जा रहा हूं, क्योंकि और कुछ घुमा ही नहीं सकते हो, टेम्परेचर में घुमा नहीं सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स वैल्यू है, उसको क्या चेंज कर लोगे। और 2 ही चीजें लिखी हैं, एक डेल्टा एच टी, घुमाओगे किसमें, तो घुमाने के लिए सिर्फ डेल्टा एच बचता है, टी में घूम नहीं सकते। तो यदि उसको क्वेश्चन को घुमाना है तो वो डेल्टा एच में घुमाएगा, और डेल्टा एच में क्या घुमाओगे, यही घुमा सकते हो बस। तो यहां पे यूनिट अलग दो, तो बच्चे यूनिट पे तो ज्यादा फोकस करते नहीं है, और यहां पे वैल्यू अलग दे दो कि हमने 1 मोल की इंट्रोपी चेंज पूछी है और 2 मोल की इंथैल्पी दे रखी है, तो वो 2 मोल की इंट्रोपी चेंज आएगा ना, टेम्परेचर से तो लेना देना नहीं है, वो तो फिक्स वैल्यू है। तो जितने मोल की इंथैल्पी रखोगे उतने ही मोल की इंट्रोपी चेंज आएगा। तो यदि उसको घुमाना होगा तो यहीं पे घुमा पाएगा, नहीं तो अभी तक तो घुमाया भी नहीं है। ये जो मैंने आपको क्लास बताई है जेई में आता है, जेई में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में तो डायरेक्ट अभी तक फार्मूला ही बेस्ड है, बस वैल्यू उठाओ डाल दो, वैल्यू उठाओ डाल दो, और कुछ नहीं किया है उसने। अच्छा अब देखो जरा, अभी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चन क्वेश्चन कराने की बारी आ गई है। अब ये क्वेश्चन देखो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने थे वो तो मैं कल करा चुका। अब ये 5 मोल ऑफ आइडियल गैस, एन की वैल्यू कितनी है 5 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ, देखो एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क निगेटिव, अब जरूरत है कि नहीं, मगर हम लोग अपने डाटा लिखते हैं जैसे हमें याद रहे, बार बार लिखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, एक्सपेंड में वर्क हमेशा निगेटिव होता है, नहीं तो इसकी जरूरत होगी नहीं, मगर मैं लिख देता हूं, रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ
8 डेसीमीटर क्यूब टू 80 डेसीमीटर क्यूब। तो इनिशियल दिया है 8 डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब को ही क्या कहते हैं, लीटर। फाइनल दिया 80 डेसीमीटर क्यूब। फिर क्या कह रहा है, एट ए टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है ना, एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द चेंज इन एंट्रोपी, डीएस पूछ रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कौन सा फार्मूला चिपका है। तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो कह रहा है कि सारा का सारा प्रोसेस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की एंट्रोपी चेन लगा दी। अब आप कहां फंसोगे, आधी से ज्यादा जनता तो ये फार्मूला ही भूल जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई एक थोड़ी है, इस हेडिंग में 5-6 फार्मूले हैं, और पूरे थर्मोडाइनमिक्स में है तो 15 कम से कम 20-30 फार्मूले आ जाएंगे, और उन पर क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरेटिकल आता है। कहीं कहीं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यार इसका मतलब इतने फार्मूले भी याद रखना है, इतनी थ्योरी भी याद रखनी है, और यही टफ है बस, और कोई चैप्टर में कोई टफ नहीं है। अब वैल्यू मार दो, 2.3032, एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू में 25/3 लग देता हूं, 8.314। अब देखो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है, ये जूल है, ये जूल में होती है, तो यूनिट में नहीं खेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट में भी खेल सकता है। अब लॉग डायरेक्ट मार दें तो 10, फाइनल कितना है 80 डिवाइडेड बाय इनिशियल 10, 8 तो 10 आएगा, और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 2.3032 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स, या पल केल्विन कर दो। अब इसके हिसाब से देख लो कौन सा आंसर है। अब देखो निगेटिव आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि इंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई है, तो सी निकल रहा है, सी निकल आया। अब आपका मन कर रहा है नहीं सर एक और करेंगे, तो मैंने कहा एक और कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, टफ है। 1 मोल ऑफ आइस, क्या हो रहा है, आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है, 1 मोल ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है। 1 मोल ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एट टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इतनी, इसकी एंट्रोपी इतनी है, एंड लिक्विड की एंट्रोपी इतनी है, पर मोल पर केल्विन। द एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन इज, इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन इज, इसका डेल्टा एच पूछा गया, उल्टा कर दिया है इस बार, डेल्टा एच पूछ लिया है, डीएस दिया है। तो अब डीएस कैसे निकालोगे, तो कल मैंने पढ़ाया था डीएस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, इनिशियल कितना है, अब इसको जरा बताओ कितना आएगा, तो 20 20 हुआ 19, 19.8 कि 9, 8 आएगा, है ना, ठीक, ये आ गया डीएस, तो आपने फार्मूला मार दिया, डीएस की वैल्यू ये रख दी, डेल्टा एच निकालना है, टेम्परेचर दे दिया है 273, आंसर आ गया। अब यूनिट इसकी जूल है, आंसर भी जूल में है, बस आप कैलकुलेट कर लो। तो इस बार उसने क्या किया, डीएस को फंसाया और डेल्टा एच पूछ लिया, है फार्मूला बेस्ड ही, हाँ। अच्छा ये कितना आएगा बताओ, 21.8 डाल देंगे, उसमें क्या है, ये देखिए, अब डेल्टा एच निकाल लोगे, बात समझ पाए सब लोग कैसे किया। तो
थर्मोडायनेमिक्स में इसीलिए मैं कह रहा हूं डेली रिवीजन मारो, डेली रिवीजन करो, डेली को फार्मूले याद करो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम फार्मूला याद करके बैठे होगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्ट याद करके बैठे हो तो फार्मूले वाले में फार्मूला ही याद नहीं रहेगा। वो बन सकता है क्योंकि बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, मगर फार्मूला तो याद हो, तो बच्चे को फार्मूला भी तो याद नहीं रहता है, तो इसलिए वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जो पढ़ाया है बस उसी से बनेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस नोटबुक में जो बातें बता रखी हैं उनको बस तैयार करो। उसमें एक भी पॉइंट मैं अलग लगाता हूं तो बताओ, और या एक भी पॉइंट कहीं अलग लग रहा हो तो बताओ कि नहीं यार ये वाला पॉइंट यहां लग रहा है, ये वाला तो हमारा मिसिंग पॉइंट है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं ये गिव्स फ्री एनर्जी, इंट्रोपी खत्म की है। तो जिन बच्चों ने कल नई क्लास की थी उनको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब उनको समझ में आएगा। तो देखो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है अब ये बताते हैं, है ना। गिव्स फ्री एनर्जी होता है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर, गौर सुनिए कौन कौन क्या क्या है। अब आप दीजिए कम से कम 25 मिनट इसकी सारी थ्योरी और सारे क्वेश्चन खत्म करने के लिए। देखो वेयर, अब गौर समझिए, जी को बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी, एच को बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस। इंथैल्पी चेंज नहीं लिखा है, जरा ध्यान देना, इंथैल्पी लिखा है। टी को बोला जाता है टेम्परेचर, एस को बोला जाता है एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ प्रोसेस। यहां तक ठीक है। अब जरा गौर से समझिए, बच्चों ने कहा कि सर बात तो ठीक है आपकी, मगर इंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल है नहीं, तो इसका मतलब ये फार्मूला कहीं यूज नहीं होने वाला। क्यों? इंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, पढ़ाया था, पॉइंट लिखा है कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है। तो जब यार काउंटेबल नहीं है, तो जब ये नहीं काउंट कर पाओगे तो ये क्या घंटा काउंट करोगे? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला सिर्फ देखने के लिए है, इससे होना कुछ नहीं है। नहीं गलत नहीं है, सही है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है। तो अब हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। कैसे कैसे करना है जरा समझो, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दे। ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है तो कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं? अच्छा, एनर्जी पर मोल, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, गिव्स फ्री एनर्जी पर ग्राम, गिव्स फ्री एनर्जी पर वॉल्यूम, ये सब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया। अच्छा, जब बच्चों ने इतनी जिद की तो एक और पॉइंट इसका छापा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे 4-6 लिखता हूं। अच्छा, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, तो ना तो ये वर्क है, ना ये हीट है, ना ये हीट कैपेसिटी है, ना ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? स्टेट फंक्शन। तो यदि कोई स्टेट फंक्शन है, ये भी एक बड़ी बात है। मैंने कहा है ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप बार बार कहीं ना कहीं लगा रहे होगे। तो भाई स्टेट फंक्शन है अपना, ठीक है। तो इंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो ये तो हुए इसके छोटे से पॉइंटर कि हाँ भाई ये स्टेट फंक्शन होता है, ये एक्सटेंसिव होता है, और पर मोल, पर ग्राम, पर वॉल्यूम इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो बन गया। अब बात आती है कि यार ये जो फार्मूला दिया है इससे अपना काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो है एच की एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, तो जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं हो पाएगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो दो, फिर हमारा फार्मूला बनता है ये, गौर से देखिए, ये ऐसे ऐसे। अब जरा देखिए, इस पर जरा गौर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये फार्मूला एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है।
जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो टी बाहर आएगा ना, टी बाहर तभी आएगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, नहीं तो कैसे आएगा भाई। यहां जी लगाओ, डी लगाओगे, यहां डी लगाओगे, यहां डी लगाओगे, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बन जाएगा ना। और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं बनाना है तो इसका मतलब टी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट पे फार्मूला होता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू आया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा लिख लो या डी लिख लो, दोनों लगभग एक ही चीज है केमिस्ट्री में, है ना। डी छोटे के चेंज को शो करता है, डेल्टा बड़े चेंज को शो करता है। हाँ अच्छा देखो, बच्चे ने कहा कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस आपने लिख दिया है। तो ये जो है ये और ये अलग अलग वैल्यू है। अलग अलग वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे हमारा कोई प्रोसेस है, अब प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, तो पूरा प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंट्रोपी काउंट की गई है, इंथैल्पी नहीं, क्योंकि हीट का चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंट्रोपी काउंट की गई है। इस वजह से वो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ यार इसमें तो ये एक अलग काउंट है, ये एक अलग काउंट है, दोनों का मिक्सचर मिला के ये बना है। मिक्सचर का मतलब दोनों वैल्यू को एक इक्वेशन में लाया गया है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच या डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा और चेंज करता हूं, देखिए एक एक करके, अभी इक्वेशन में नहीं पहुंच रहा हूं। जब आप नॉट लगा दोगे ऐसे, तो ये बोला जाता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, अब इसका मतलब क्या होता है, तो गौर से देखो इसका मतलब क्या होता है। गिव्स फ्री एनर्जी मेजर एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझाता हूं। जब भी किसी में नॉट लग जाएगा, पूरी केमिस्ट्री में जैसे ही किसी पे नॉट लगेगा, इसका मतलब हुआ कि उस जगह पे तुमने टेम्परेचर फिक्स करके मेजर किया है। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी आप किसी भी टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो, फिक्स टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो, मगर वो कोई टेम्परेचर कुछ भी है। हमने 100 पे मेजर किया, 80 पे मेजर किया, 70 पे मेजर किया, मगर जब स्टैंडर्ड लग जाता है तो हमेशा 25 पे मेजर करोगे, हमेशा 25 पे मेजर करोगे, और हमेशा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार रखोगे। हाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन। तो जब किसी में नॉट लग जाता है तो उस जगह का टेम्परेचर और प्रेशर की फिक्स वैल्यू डाली जाती है। नॉट लग जाए, जैसे गिव्स फ्री एनर्जी में नॉट लगा दिया, तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि जनरली हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 25 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये कंडीशन बाहर वालों ने बनाई, हम लोगों ने नहीं। क्यों, नहीं तो हम लोगों के रूम का टेम्परेचर 25 थोड़ी होता है, यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी में कब 25 होता है ना, 28 30 35 40 तक जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन बाहर वालों के लिए, हाँ, मगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानना है। तो देखो, तो यदि कहा गया गिव्स फ्री एनर्जी, तो गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब वो मेजर कर रहा है, तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है। मगर जैसे ही तुमने लिख दिया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब मेजर वही हो रहा है, जी हो रहा है, मगर इस जगह का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस जगह का प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर, और जिसमें भी नॉट लगेगा यही डिफरेंस आएगा। हाँ हाँ, मतलब डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे हम, डायरेक्ट डेल्टा जी भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का, है ना। तो डेल्टा जी अभी इनके लिए भी नॉट लगाएंगे, यदि इनमें नॉट लगा दिया तो इनकी भी यही कंडीशन हो गई, इनमें भी नॉट लगा देंगे तो इनकी भी यही कंडीशन हो गई।
मगर अभी हम ये पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें नॉट लगाया, उसमें नहीं लगाया है। तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में डिफरेंस क्या समझ पा रहे हो? और सब में यही डिफरेंस है, डिट्टो, जिसमें भी नॉट लगा दिया। जैसे हम यदि डेल्टा एस में नॉट लगा देंगे तो इसका मतलब इंट्रोपी तुमने मेजर की है एसटी नहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एसटीपी पर टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस पे भी नॉट लगा देंगे। नॉट नहीं लगाया है तो टेम्परेचर पे मेजर किया जा रहा है, मगर वो टेम्परेचर 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर नॉट लगाने का मतलब टेम्परेचर की वैल्यू अब सिर्फ 25 ही पड़ेगी, प्रेशर की वैल्यू हमेशा 1 ही पड़ेगी। इतना डिफरेंस है। अच्छा, यहां पर अब जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं इसको गौर समझिएगा, नहीं तो इस पर क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत भी कर सकते हैं। देखो, डेल्टा जी नॉट ऑफ नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म मतलब एलिमेंट्रल फॉर्म, एलिमेंट्रल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज सपोज टू बी जीरो, सपोज टू जीरो। अब गौर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एलिमेंट्रल फॉर्म की डेल्टा जी नॉट जीरो मानी गई है, मतलब जिस फॉर्म में जो एटम मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? O2 फॉर्म में। तो O2 की डेल्टा जी नॉट अपने आप जीरो डाल सकते हो, सपोज की गई है। मगर डेल्टा जी नॉट सपोज किया गया है, डेल्टा जी नहीं किया गया है। मैंने डेल्टा जी नॉट लिखा है क्योंकि बच्चे नॉट और जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझते हैं, बस झोंक में चल रहे होते हैं। तो जरा ध्यान देना, डेल्टा जी नॉट को जीरो सपोज किया गया है, डेल्टा जी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जैसे तुम रियलाइज कर पाओ कि क्या बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जैसे मैं पूछूं ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, Cl2 गैस, F2 गैस, सोडियम सॉलिड, ठीक है ना, वाटर, वाटर तो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ठीक है, Zn सॉलिड, नाइट्रोजन गैस। अब देखो, ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, है ना। ग्रुप नंबर 17 ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों फॉर्म मिलते हैं, और ग्रुप नंबर 1 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों फॉर्म मिलते हैं, है ना। उसमें गैस फॉर्म हाइड्रोजन है क्योंकि वो ग्रुप 1 में भी है, ठीक है। लिक्विड CS, सीजियम, सबसे लास्ट वाला, नीचे वाला, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसका शायद 32 या ऐसा होता है, उसके ऊपर वो लिक्विड रहता है, 25 के ऊपर, 28, हाँ वही 25 या 28 पे वो ऊपर रहता है, तो लिक्विड रहता है, तो इसलिए हम उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। अब जरा देखो, Br2 लिक्विड, लिक्विड स्टेट में मिलता है, I आयोडीन सॉलिड स्टेट में मिलता है, Cl2 गैस स्टेट में मिलता है, F2 गैस, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, जिंक सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में। अब ये इनके एलिमेंट्रल फॉर्म है। इनकी यदि कहीं हमें डेल्टा जी डालनी होगी, डेल्टा जी स्टैंडर्ड, तो हमेशा क्या डाल दोगे? जीरो। बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे हमें जीरो डाल देनी है। क्यों? क्योंकि हमने इनकी वैल्यू को जीरो सपोज किया है। तो इन सब की डेल्टा जी स्टैंडर्ड आप जीरो चिपका दोगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्रल पार्टिकल को जीरो सपोज किया गया है, नॉट को जीरो सपोज किया गया है, डेल्टा जी को नहीं। दोनों में डिफरेंसेस बता चुका हूं। अच्छा, अब मान लो मैं आपसे ये पूछता, इसकी बताओ, क्या डेल्टा जी जीरो होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्रल फॉर्म नहीं है, ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लिक्विड फॉर्म में करता है। अच्छा, मान लो, अब जरा देखो, मान लो कोई ऐसा है जो एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म भी होता है, कार्बन का डायमंड फॉर्म भी होता है। तो उसके किसी एक फॉर्म को जीरो सपोज किया गया है, किसी
एक फॉर्म को जीरो सपोज किया गया है, सारे फॉर्म को जीरो सपोज नहीं किया गया है। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है, डायमंड फॉर्म में मिलता है, ब्लैकलिस्टर फॉर्म में मिलता है, कोल फॉर्म में मिलता है, कई सारे फॉर्म है। तो उसमें से किस फॉर्म को जीरो माना जाएगा? तो सिर्फ ग्रेफाइट फॉर्म को जीरो माना जाएगा। जब भी कार्बन सॉलिड कहीं लिखा होता है, इसका मतलब वो ग्रेफाइट ही लिखा होता है, हम ये मान के चल रहे होते हैं। नहीं तो जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो वो कार्बन सॉलिड लिख देता है। अब कार्बन सॉलिड का कौन सा फॉर्म? तो हम हमेशा ग्रेफाइट ही मानते हैं। और जब उसको इस तरह का क्वेश्चन देना होगा तो उसके अंदर फॉर्म लिखेगा कि ये कार्बन ग्रेफाइट है, ये कार्बन डायमंड है, ये कार्बन कोक है, ये कार्बन ब्लैकलिस्टर है। हाँ, कार्बन ग्रेफाइट को जीरो माना गया है। कार्बन, हाँ ग्रेफाइट, अरे आपने कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म नहीं पढ़े? तो एक ग्रेफाइट फॉर्म होता है और एक अभी पढ़ाएंगे भी सर, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक हुआ है तो जब होगा तो सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह देखो, गौर से ध्यान दो, हमारा सल्फर, सल्फर का रोम्बिक फॉर्म, सल्फर के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब। तो उसमें से रोम्बिक फॉर्म को जीरो माना गया है। ना मोनोक्लिनिक, ना ट्राइक्लिनिक या आर्थोरोम्बिक, इनमें से किसी को नहीं। जिसको जीरो माना गया बस उसको याद रखो, क्योंकि सल्फर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। बस जिसको जीरो माना गया, इसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो नॉन जीरो हो गया। फास्फोरस, तो फास्फोरस हमारा व्हाइट फास्फोरस फॉर्म को जीरो माना गया है। इसका मतलब ब्लैक होगा, रेड होगा तो जीरो नहीं है किसी एक फॉर्म को। ब्लैक फास्फोरस है तो जीरो नहीं है, रेड फास्फोरस है तो जीरो नहीं है। तो जिनके एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म है तो उनमें से किसी एक फॉर्म को जीरो माना गया, वो ये है। और इस पर क्वेश्चन रहता है, आया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ बेटा, हाँ पूछो पूछो। गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो ये मेजर करता है, अभी उस जगह तक पहुंचे नहीं है तो मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी ये मेजर करता है कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं। इंथैल्पी ने बताया कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एंट्रोपी ने बताया कि रैंडमनेस कितनी इंक्रीज होगी, मगर किसी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। आपने कहा प्रोसेस हो रहा है तो इतनी एनर्जी होगी और इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी या इतनी एनर्जी निकलेगी। आपने कहा प्रोसेस हो रहा है तो एंट्रोपी इतनी बनेगी, मगर प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं बता रहा है, उसको ये बताता है। तो अभी जब वो वाला पार्ट पढ़ाएंगे ना, उस जगह पे ये बात लिखाएंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। नहीं, इसी में, इसी हेडिंग में, अभी 2 मिनट बाद। मगर क्या हौच पौच नहीं कर रहा है कि नहीं, पता चला एक पॉइंट यहां लिखा है, एक पॉइंट वहां लिखा है, पॉइंट यहां लिखा है, उसकी बातें हमने 4-6 लाइन बाद की है, तो ऐसे नहीं। तो उसी स्टाइल में अभी चलेंगे, बता देंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए, विच वन हैव डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0। ए, वो काफी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखेगा, मेरे पास जगह कम है, मैंने तो जल्दी से लिख दिया। नहीं तो वो लिखेगा इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, नहीं होगी। अब ऑप्शन बना दिए, ऑप्शन मैंने देखो क्या दे दिए, अब आपको पकड़ना है कि हाँ यार ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, फ्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिलता है, फ्लोरीन गैस फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में मिलता है, मगर ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन होगा कि इनमें से किसकी। अब वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए थोड़ा सा और भी चेंज कर सकता है। डेल्टा जी नॉट लिखा है कि डेल्टा जी लिखा है, जरा एक बार देख लेना। वो हो सकता है कि बोले इनमें से किसका डेल्टा जी 0 नहीं है, और फिर एक ऑप्शन हो ऑल ऑफ दिस। तुम कहो नहीं यार, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 0 नहीं है, और ऑल ऑफ दिस पे टिक ना करो। पता चला वो ऑल ऑफ दिस है क्योंकि डेल्टा जी पूछ रखा है, और हम जोश में याला पॉइंट चिपका गए डेल्टा जी स्टैंडर्ड वाला।
तो देख लेना वो डेल्टा जी स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि डेल्टा जी की बात कर रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन को जरा सा घुमा दें, यही लिखा है, बस इसका जीरो हटा दें और यहाँ एक ऑप्शन काट के लिख देते हैं ऑल ऑफ दीज, तो फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप ये टिक कर दोगे क्योंकि नॉट और बिना नॉट में तुमने ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया। तो जरा क्वेश्चन में देख लेना कि वो पूछना क्या चाहता है। अच्छा, अभी तक मैंने ये बताया कि यार डेल्टा जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, जिसमें से जी गिब्स फ्री एनर्जी है, वो इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस है और प्रॉपर्टी। अभी तक हम लोगों ने डेल्टा जी और डेल्टा एच, टी डेल्टा एस, और ये काम क्या करता है, जैसे इंथैल्पी क्या काम करता था, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को मेजर करता था। इंटरनल एनर्जी क्या काम करता था, इंटरनल एनर्जी ये बताता था कि वर्क और हीट जो मिल रही है वो कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है या कितनी इंटरनल एनर्जी कम कर रहा है। अब ये डेल्टा जी क्या बताता है अभी तक नहीं बताया। डेल्टा जी का मैथमेटिकल फॉर्म बता रखा है कि हाँ भाई मैथमेटिकल फॉर्म ये है, मगर लैंग्वेज का फॉर्म गायब है। जैसे इंट्रोपी का लैंग्वेज का फॉर्म बताया कि यार ये रैंडमनेस को मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है। तो जरा अब हम इस पे आते हैं, अब हम इस पॉइंट की डिटेल देते हैं। अभी तुम रुक जाओ। अब देखो, मैंने कहा डेल्टा जी मेजर, डेल्टा जी मेजर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसको मेजर करता है। डेल्टा जी मेजर करता है कि कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है यूजफुल वर्क, वो वर्क जो प्रोसेस कराता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया यूजफुल वर्क, वो वर्क जो प्रोसेस कराता है। तो डेल्टा जी, अब देखो गौर से देखते जाइएगा, डेल्टा जी नॉट नहीं लिखा है, डेल्टा जी लिखा है। डेल्टा जी मेजर करता है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं करता है, डेल्टा जी लिखा है। ठीक है, तो अब लोगों ने कहा कैसे पता चलेगा, तो बताया गया कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। अब स्पॉन्टेनियस कैसा, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। जितने भी स्टेटमेंट पास हैं वो सब लेफ्ट टू राइट के लिए पास किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट होगा तो राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है। तो ए से बी तक की वैल्यू यदि निगेटिव है तो बी से ए तक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इक्वल विद अपोजिट साइन। तो ये हुआ कि कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। जितने भी स्टेटमेंट पास किए जाते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट पास किए जाते हैं। और यदि राइट टू लेफ्ट की बात होगी तो वो खुद लिख के देगा कि हम भाई राइट टू लेफ्ट के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी यदि कहीं निगेटिव निकल आया, उसने कहा तुम्हारी पेन कॉपी पे डेल्टा जी निगेटिव निकल आया, इसका मतलब ये प्रोसेस होगा। उसने ये कहा कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव निकल आए तो तुम समझ जाना कि ये प्रोसेस होगा। हमने कहा ठीक है। और यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव निकल आए तो तुम समझ जाना ये प्रोसेस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। किसकी बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, किसी ने कहा यार डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, तो जीरो भी पॉसिबल है। तो किसी ने कहा जीरो निकल आएगा तो हम क्या समझेंगे, तो उन्होंने कहा जीरो निकल आने का मतलब क्या है, इस पर हो रहा है इस पर नहीं हो रहा है। तो यार जीरो से निगेटिव भी भाग सकता है, जीरो से पॉजिटिव भी भाग सकता है। तो इसको इन्होंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। तो लोगों ने कहा यार ये क्या रहता है, भाई प्रोसेस या तो होता है या नहीं होता है, प्रोसेस या तो होता है या नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मन की आंखों से देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्रोसेस इक्वल टेंडेंसी, इक्वल टेंडेंसी टू मूव बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। कौन कौन सी है,
फॉरवर्ड मतलब आगे जाना और बैकवर्ड। तो लोगों ने कहा नहीं यार सर अभी भी मजा नहीं आया है, कुछ और बताओ। तो मैंने कहा देखो डेल्टा जी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है मगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो प्रोसेस तो हो रहा है मगर ना तो मैं आगे जा रहा हूं ना मैं पीछे जा रहा हूं, मैं तो उसी जगह पे दौड़ रहा हूं। या फिर इसको इस तरह समझो, प्रोसेस हो रहा है, 10 रुपए मेरे पास आए, 10 रुपए मेरे से गए, तो प्रोसेस तो हो रहा है, आ भी रहा है जा भी रहा है, उसी 1 सेकंड में 10 रुपए आए, उसी 1 सेकंड में 10 रुपए गए, तो प्रोसेस तो हो रहा है मगर चेंज कितना आ रहा है, 0। तो वो चेंज है, ये देखो ये चेंज है ना। तो उन्होंने कहा डेल्टा जी इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ना तो प्रोसेस आगे की ओर बढ़ रहा है ना पीछे की ओर, मगर हो रहा है। प्रोसेस उस सिचुएशन में कि प्रोसेस हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, इसी एग्जांपल को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो ना तो मैं अमीर बनने की ओर जा रहा हूं ना मैं गरीब बनने की ओर जा रहा हूं। क्यों? 10 रुपए आए, 2 रुपए गए, तो मैं अमीर बनने की ओर जा रहा हूं, भाई पैसे बढ़ रहे हैं। 10 रुपए आए, 20 रुपए गए, तो अब कम हो रहे हैं, गरीब की ओर भाग रहा हूं, है ना। मगर 10 रुपए आए, 10 रुपए गए, तो ना तो मैं अमीर बनने की ओर जा रहा हूं ना गरीब बनने की ओर जा रहा हूं, मगर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस रुक गया है, हो नहीं रहा है। इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या नैनो ऑफ सेकंड के लिए एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर प्रोसेस की कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और वहां कब आएगी ये जरूरत? जहां डेल्टा जी 0। और गौर से देख लो कहीं पर भी डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं कि डेल्टा जी लिखा है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, आपने बता दिया कि डेल्टा जी जो है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को मेजर करता है। मतलब स्पॉन्टेनिटी का मतलब कि कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं। हाँ बेटा, हाँ लेफ्ट टू राइट के लिए स्टेटमेंट पास है। अब जैसे देखो लेफ्ट टू राइट निगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि स्टेट फंक्शन है। मगर हम जितने स्टेटमेंट पास करेंगे या जितने भी स्टेटमेंट बुकों में लिखे हैं वो सब लेफ्ट टू राइट के लिए लिखे हैं, क्योंकि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो ना आप, इसलिए लिखे हैं। ठीक है, अब मान लो राइट टू लेफ्ट के लिए वो पूछेगा तो तुम्हें बता देगा कि हम किसके लिए पूछ रहे हैं। नहीं तो जो भी तुमसे पूछा जा रहा है हमेशा लेफ्ट टू राइट के लिए ही पूछा जा रहा होता है। अच्छा लोगों ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो निगेटिव आएगा तो प्रोसेस होगा, मगर हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। आपने ये तो बता दिया कि वैल्यू निगेटिव आएगी तो प्रोसेस होगा, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा यार इससे तुम कैलकुलेट करोगे, ये जो फार्मूला पीछे पढ़ाया है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। तो लोगों ने कहा कैसे, उन्होंने कहा देखो कैसे। केस नंबर 1, यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो मतलब एक्सोथर्मिक है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो अब जरा बताओ क्या आएगा। ऑलवेज डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। चेक करो, ये तुमने माइनस रख दिया, ये तुमने प्लस रख दिया, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो प्रोसेस हमेशा होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब क्या है कि यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यदि ये एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो प्रोसेस हमेशा होगा ही होगा क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव आएगा। अच्छा, जब डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आएगा कि किसी भी वैल्यू के लिए आएगा। आप कोई भी वैल्यू डालो, बस निगेटिव डालनी है, चाहे जितनी छोटी वैल्यू डालो चाहे जितनी बड़ी वैल्यू डालो। आप इसकी कोई भी वैल्यू डालो, चाहे जितनी छोटी वैल्यू डालो चाहे जितनी बड़ी वैल्यू डालो, डालनी तो पॉजिटिव है ना। और टी हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर क्यों? क्योंकि जब 0 डिग्री टेम्परेचर लोगे तब वो 273 है, तो जब -273 ले रहे होगे तब वो 0 है, केल्विन में रखते हो ना, तो टी की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहनी है। इसी वजह से आप साइन किसका देख रहे हो, डेल्टा एच और डेल्टा एस का। नहीं तो टी भी तो एक वेरिएबल है, वो भी तो माइनस प्लस हो सकता था,
मगर उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहनी है। तो जरा गौर से देखना, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं समझिए, ऑल, ये डेल्टा जी कैसे रहेगा, ऑल वैल्यू ऑफ, सभी वैल्यू पर, ऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड टी, कोई भी वैल्यू डालो, हर वैल्यू पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि दोनों के सामने साइन आ गया है माइनस माइनस, दोनों के सामने साइन आ गया है माइनस माइनस, तो अब माइनस ही आना है। अच्छा, अगला केस, केस नंबर 2। अब मैंने डेल्टा एच क्या किया, निगेटिव डाल दिया, और इसको पॉजिटिव, सॉरी इसको भी निगेटिव डाल दिया। अब जब ये निगेटिव डाला तो यहां माइनस, ये निगेटिव डाला तो यहां प्लस। अब सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपको यदि माइनस साइन लाना है तो ये बड़ा होना चाहिए भाई, जो बड़ा होगा उसके सामने का साइन आएगा। तो यदि डेल्टा जी आएगा, तो डेल्टा जी यदि निगेटिव आएगा तो एक कंडीशन के साथ आएगा कि डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए टी डेल्टा एच से, है कि नहीं? तभी तो माइनस साइन आएगा भाई। ये माइनस है, ये प्लस है, अब माइनस साइन डेल्टा जी का कैसे आ सकता है? जब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो। अब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है तो गौर समझो, ये तो भाई हमारा प्लस माइनस है, ये भी माइनस है। अब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है, मान लो किसी ने टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा डाल दी, टेम्परेचर पॉजिटिव है ना, तो ये टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा डाल दोगे तो प्लस साइन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई यदि ये सिचुएशन हो ना तो टेम्परेचर लो रखो, ये लो टेम्परेचर पे ज्यादा फेरेबल है। क्यों? यदि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो प्लस वाला साइन आने लगेगा, और प्लस का साइन आ गया तो प्रोसेस होगा नहीं, और हमें प्रोसेस कराना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में टेम्परेचर को लो रखना चाहिए, जैसे ये हमेशा ग्रेटर रहे, ये बढ़ा रहे, और ये बढ़ा रहेगा तो इसका साइन आएगा, और इसका साइन आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, केस नंबर 3। अब 2 बार निगेटिव हो गया है, अब 2 बार पॉजिटिव करो इसको, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब देखो, तुमने ये प्लस रख दिया और ये माइनस रखोगे तो ये भी प्लस हो गया, अब दोनों प्लस है, तो अब प्रोसेस कभी नहीं होगा चाहे कोई भी वैल्यू डालो, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है कि नहीं? भाई इसको तुमने प्लस कर दिया, अब जब इसको माइनस डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब क्या है, अब वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इस सिचुएशन में प्रोसेस कभी नहीं होगा, ऑलवेज फॉर एनी वैल्यू ऑफ, अब आप कोई भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस होगा ही नहीं। हाँ, मतलब प्रोसेस होगा ही नहीं। चलो तुम्हारी बात एक बार देख लेते हैं, यहां पे तुमने प्लस डाला, यहां पे माइनस डाला, तो साइन कैसा आ रहा है, प्लस। तो इक्विलिब्रियम पे तो तब आएगा ना जब जीरो आए, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस वाली सिचुएशन ये है ना, तो जीरो आ ही नहीं रहा है, तो ये है, क्योंकि दोनों साइन प्लस हैं। अब जब दोनों साइन प्लस हैं तो जुड़ के कुछ आएगा ना। तो अब जरा एक लास्ट एंड फाइनल केस, केस नंबर 4। अब देखो केस नंबर 4 क्या है, हमने इसको प्लस डाला और इसको भी प्लस डाला, तो अब जरा देखो, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, और ये प्लस है तो इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। अब माइनस लाना है तो ये बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब डेल्टा जी तभी निगेटिव होगा जब डेल्टा एस से बड़ा होगा टी डेल्टा एस। अब टी डेल्टा एस बड़ा करने का रास्ता क्या है, टेम्परेचर ज्यादा डालो, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हाई टेम्परेचर फेवर करेगा। तो इतने केस पॉसिबल हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल थे तो 4 केस पॉसिबल हैं। 2 वेरिएबल पे 4 बनाओगे, दोनों प्लस दोनों माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, वही 4 केस बने।
अब इस पर क्वेश्चन आता है कि पॉसिबिलिटी कब ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है। कैसा आता है, एक एक करके क्वेश्चन आपको करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट फेवर द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। किस कंडीशन पर प्रोसेस होगा नहीं, नॉट फेवर कह रहा है ना। तो अब देखो, यदि प्रोसेस को नहीं करना है तो दोनों को पॉजिटिव कर दो। अब दोनों को पॉजिटिव के लिए इसको भी पॉजिटिव डाल दो और इसको निगेटिव डाल दो। अब दोनों पॉजिटिव है तो कभी प्रोसेस नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं, आपने इसको निगेटिव डाला और इस पूरे की वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये निगेटिव और ये, अच्छा इस पूरे की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब ये वाला साइन बता रहे हैं। तो जब ये माइनस डालोगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस डाला ये प्लस हो गया और ये माइनस। अब यदि ये बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। अब ये डालो, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये प्लस डालोगे तो ये माइनस आ गया। अब ये बड़ा है, फिर माइनस वाला बड़ा है, फिर प्रोसेस हो जाएगा। ये माइनस डाला और ये प्लस डाला तो माइनस आ गया। अब तो हमेशा होगा, वैल्यू का लेना देना ही नहीं है क्योंकि दोनों ही माइनस है। अच्छा, ये प्लस डाला ये माइनस डाला, तो अब ये बड़ा है और ये बड़ा है तो प्लस साइन आएगा। देखो इसका मतलब इस समय प्रोसेस नहीं होगा। डेल्टा एच की वैल्यू प्लस, टी डेल्टा एस की वैल्यू प्लस, तो जब यहां प्लस डालोगे तो ये माइनस वाला साइन आ गया। अब ये माइनस है ये प्लस है, यदि होना है तो ये बड़ा होना चाहिए और नहीं होना है तो ये बड़ा होना चाहिए। तो डेल्टा एच बड़ा है, इसका मतलब प्रोसेस नहीं होगा। अब वो यही पूछ रहा था किस सिचुएशन में प्रोसेस नहीं होगा। अब जरा देखिए, तुम्हारा मन कर रहा है कि एक और करोगे तो एक और कर लो यार, बताओ। अब जब भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक ऑप्शन सॉल्व करो और उसको मैच करा लो, फिर दूसरा ऑप्शन सॉल्व करो मैच कराओ, और दूसरा ऑप्शन ये सॉल्व करो कि कटने के बाद किसमें डिफरेंस है। चारों मत करो क्योंकि आपके पास वहां पेपर है और टाइम बचाना है। तो मान लो हम सबसे पहला ही वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन ये है, अब ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये पूरा प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस है। तो यदि प्रोसेस होना है तो ये बड़ा होना चाहिए, है ना, और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, स्पॉन्टेनियस ओनली लो टेम्परेचर, तो यार ए का तो पी सही है कि तभी प्रोसेस होगा जब टेम्परेचर लो हो, तो ए का पी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो, जो अलग अलग हो, जैसे बी में आर बी में क्यू, तो तुम सॉल्व कर लो। क्यों, या तो ये आंसर होगा या ये, फिर आंसर हमारा निकल आया। अब मैं बी सॉल्व कर लेता हूं, इसकी वैल्यू है माइनस, अब इसकी वैल्यू है प्लस, तो प्लस डालोगे तो माइनस आएगा। अब दोनों माइनस है तो प्रोसेस हमेशा होगा, प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो बी का आर, तो ये कट गया, है कि नहीं, कर लोगे। अच्छा, जब तुम जिद करते हो तो मुझे एक क्वेश्चन और देना पड़ता है, मगर उससे पहले पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन बस 2 मिनट की बात है, हेडिंग खत्म हो जाएगी, नहीं तो हेडिंग अधूरी रह जाएगी। देखो गौर से देखो, ध्यान दीजिए, आवाज नहीं करें, इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनियस
टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर क्या होता है, ये बताता हूं। तो बताओ इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डेल्टा जी जीरो, तो तुमने जीरो डाल दिया, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गया है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें इसका रेशियो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशियो जो होता है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। देखो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का रेशियो। इस टेम्परेचर पर प्रोसेस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे है। इस टेम्परेचर पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, ना तो होगा ना नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। चेक करो। अच्छा यदि स्पॉन्टेनियस करना है तो जरा बताओ डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो मैंने निगेटिव डाल दिया। अब बताओ ये निगेटिव कब आएगा, निगेटिव तभी आएगा जब ये बड़ा हो, माइनस साइन आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के सामने का साइन आता है। इसका मतलब टी डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा एच से, तो टी की वैल्यू क्या निकल के आई, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस रेशियो से बड़ा। इस रेशियो पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इस रेशियो से एक भी वैल्यू बड़ी कर दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ये देखो इस रेशियो पे इक्विलिब्रियम है और इस रेशियो से जैसे ही तुमने बड़ा कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई। इसका मतलब जो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर होता है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होता है। चेक करो इक्वेशन में यही लिखा है, इस रेशियो के इक्वल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है और इस रेशियो से वैल्यू जो भी बड़ी है वो सब स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है। सारी वैल्यू जो इससे बड़ी होंगी वो सब स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर होंगी। क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है, ये पेपर में नहीं आया, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैंने बनाया है। करो। अब जरा देखो क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल अकर्स स्पॉन्टेनियस लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर पूछ रहा है, किस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यही तो कह रहा है। तो किस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इस रेशियो से बड़ी वैल्यू पे। अब रेशियो की वैल्यू निकालो, कितना लिखा है 10,000, डिवाइड कितने से है, यूनिट का ध्यान रखना, यहां पर यूनिट सेम है मगर जनरली होता क्या है, इसकी यूनिट किलो जूल होती है, इसकी जूल होती है, तो यूनिट का ध्यान रखिएगा। डिवाइड करके बताओ कोई बच्चा, जितना मुझे याद है ये 300 है ना। तो इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम है, इससे ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा, इस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये तो रेशियो है। तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर जो है इससे ऊपर का टेम्परेचर है, तो ये तो नीचे है, ये तो इक्विलिब्रियम हुआ, नन ऑफ दीज नहीं है। इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर है सब स्पॉन्टेनियस है। मान लो 325 डिग्री लिखा होता तो यस होगा क्योंकि उससे ऊपर है वो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू खत्म, अब आप छाप लो, मतलब टॉपिक खत्म। तो जरा देखो इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो 5 टाइप के क्वेश्चन है, एक डेल्टा जी नॉट पे बनेगा, ठीक है, एक डेल्टा जी वाली इक्वेशन पे बनेगा, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर पे बनेगा।